ओके, तो हम बात करने वाले हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में। फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? फॉरेंसिक मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो कोर्ट ऑफ लॉ में सूटेबल हो। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग करेंगे या जो भी काम करेंगे वो किस पर्पज़ से करेंगे कि हम बाद में उसको कोर्ट में ले जा सकें और उधर वो एज अ प्रूफ काम कर सकें। ठीक है, तो कोई भी जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट होगा वो कैसा बंदा होना चाहिए? तो उस बंदे के पास इन्फॉर्मेशन सब, मतलब उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। और किसकी नॉलेज होनी चाहिए? सबके, अकाउंट्स के, ऑडिट के, इन्वेस्टिगेशन करना आना चाहिए। तब जब वो ये सारी चीज़ों को मिलाकर काम करेगा तो बोला जाएगा वो क्या कर रहा है, वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर रहा है। तो इंटीग्रेशन करना है इसका सबका। ठीक है, और हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं कि इसको ये हमें हेल्प करेगा और किस में हेल्प करेगा? जो भी हमारे अकाउंटिंग के एविडेंस है उनको इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा कि आपने देखा, उसके बेसिस पे आपने क्या डिसाइड किया या क्या आपने रिजल्ट निकाला वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सारे अकाउंटिंग के मेथड्स लगाओगे ताकि आप क्या कर सको, आप ट्रैकिंग कर सको, आप कलेक्शन कर सको एविडेंसेस की, और उनको फिर हम यूज़ कर पाए इन्वेस्टिगेशन में, और या फिर जो भी एक्ट हुआ है, क्रिमिनल एक्ट जैसे फ्रॉड है, एम्बेजलमेंट है, वो सारी चीज़ों को चेक कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मतलब हो गया फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। अब जब हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग करने क्यों जाएंगे, मतलब कोई कंपनी है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का काम क्यों कराएगी या क्यों बोलेगी? तो दे आर चांसेस कि भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ हो, तो उसके लिए हमें चेक करने को बोला जा सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म है जो याद रख लेना, दैट इज़ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है कि भाई आप को कोई ना कोई ऐसा इंडिकेटर मिला है जिससे आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कोई एक अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक मिल गया कि भाई ये तो कुछ स्टैंड आउट ही करा, ये तो मतलब हमारे मैच नहीं कर रहा जो हमारी बाकी चीज़ें हैं उसके हिसाब से, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने बोलते हैं रेड फ्लैग। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फिर तो हम क्या ऑडिट जब हम कर रहे थे और जब हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर रहे थे तो क्या दोनों में सेम काम कर रहे थे? तो नहीं। ऑडिट में हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत अलग था। ऑडिट में हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हमारा पर्पस ये है कि हम फैक्ट्स को ढूंढें, एविडेंसेस ऐसे लेके आएँ, देखने जाएँ कि भाई क्या जो फ्रॉड हुआ है कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, नेग्लिजेंस एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो चेक करना हमारा यहाँ पे पर्पस है। कुछ इवेंट हो चुका उसके ऊपर हम रिस्पॉन्स ड्राफ्ट कर रहे हैं इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है, कौन कराता है? तो कोई भी करा सकता है, गवर्नमेंट करा सकती है, अथॉरिटी करा सकती है, रेगुलेटरी की, कोर्ट करा सकते हैं, लॉयर करा सकते हैं, मैनेजमेंट करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करने जाएं अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में हमारा फोकस क्या होता है? तो अकाउंटिंग में हमारा फोकस जनरल होता है, ओवरऑल चेक करना। पर फॉरेंसिक में हमारा बहुत नैरो फोकस होता है, हमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स ही चेक करने जाने हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा अप्रोच क्या होता है कि भाई टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर लो, टेस्ट ऑफ बैलेंस कर लो, सैम्पलिंग चेकिंग कर लो, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको एक फोकस वे में टेस्टिंग करना है, आपको हर एक चीज़ को ढूंढने जाना है, आपको अच्छे से स्क्रूटनाइज करना है, एनालाइज करना है, फैक्ट फाइंडिंग्स करने जाना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, तब जाके आप यहाँ पे काम करोगे। जब हम एक ऑडिटिंग का काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म और ड्यू केयर को फॉलो कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, हमें न्यूट्रल रह के ही सारा काम करने जाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो भी काम करोगे उसका जैसे ऐसा नहीं होता कि अकाउंटिंग है तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए चल रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे आपका कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता, कितना भी टाइम पीरियड लग सकता है। जैसे ऑडिटिंग में तो अपने क्या करते हैं, ऑडिटिंग में तो अपने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लिया, उस पर रिलाई कर लेते हैं। पर यहाँ चलेगा क्या? नहीं, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को चेक करना है, आपको खुद से जाके इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करने जाना है कि भाई क्या कोई मिसअप्रोप्रिएशन तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट के, ऑफ बैलेंस शीट के आइटम को चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करके चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई चलो कंप्लाइंसेस हुए हैं या नहीं हुए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें उसका रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी चेक करना पड़ेगा कि भाई एज पर लॉ हुआ है, नहीं हुआ है, लॉजिकल है, बिजनेस रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हम देखने जाएंगे। जब हम ऑडिटिंग कर रहे होते हैं तो हम ओपिनियन देने जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें डिटरमाइन करेंगे, लीगल डिटर्मिनेशन करेंगे कि जो फ्रॉड है वो हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर है तो फिर उसका प्रिपरेटर कौन है, मतलब कौन है जिसने वो फ्रॉड किया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए कि इसके बीच में, दैट इज़ ऑडिट और फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बीच में। ठीक है, अब एज एन फॉरेंसिक अकाउंटिंग की सर्विसेज कोई भी प्रोफेशनल की सर्विस कब ली जा सकती है? तो पहला, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैनिपुलेशन है, ठीक है, कोई फंड डाइवर्जन का केस है, असेट ट्रेसिंग का केस है, एंड
50 मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लाइसेंस फी ड्यू टैक्सेस ये सब प्रॉब्लम है, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम है, एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस का प्रॉब्लम है, या फिर IBC का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। याद रखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप याद रख सकते हो अकाउंट से, फिर उसके बाद IBC और मनी लॉन्ड्रिंग को लॉ से याद रख सकते हैं, ठीक है। देन ये अपना रिलेटेड पार्टी हो गया। देन उसके बाद वैल्यूएशन का काम अपने नॉर्मल में याद रह जाएगा। तो इस तरह के कुछ जनरल पॉइंट है जो हमें याद रखना है, ठीक है। अब एज एन फॉरेंसिक अकाउंटेंट आप क्या क्या काम करोगे, तो आप आपसे चार काम दिखते हैं। एक तो फ्रॉड को प्रिवेंट करना, उसको डिटेक्ट करवाना, फिर उसको अगर आपने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया तो उसको आपको एज अ टेस्टिमोनी प्रेजेंट करना, एज अ एक्सपर्ट आप वहाँ पे टेस्टिमोनी दे सकते हो। एंड देन लास्ट में आप एज अ कंप्यूटर फॉरेंसिक भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो चार हो गए। पहला प्रिवेंशन करना कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह चेक करना कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड, डिटेक्ट करने जाना, तो आप उस टाइम पे एनालाइज करोगे कि भाई ये सब कुछ ठीक है नहीं है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ है वो सब। इसके बाद आपसे आप असेस कर सकते हो लीगल प्रोसीडिंग में, टेस्टिफाई कर सकते हो कोर्ट के अंदर, विटनेस की तरह काम कर सकते हो, तो वो हो गया। एंड देन लास्ट में कंप्यूटर फॉरेंसिक मतलब कि भाई आप काम करोगे तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटराइज एप्लीकेशन की, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, उसका असिस्टेंस ले सकते हो फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंसेस। तो टोटल आपके 4 तरीके से आप क्या करने वाले हो, काम करने वाले हो, इस जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब आपको फॉरेंसिक अकाउंटिंग करने जाना है तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा, तो नॉर्मल जैसे ऑडिट का रहता है ना वैसे ही रहेगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते टाइम हमारा क्या होगा, तो आप ऐसा किसी ने बोला ये चेक कर लो, तो चेक कर लो, ऐसा थोड़ा ना आप एकदम क्लियर रहोगे कि क्या चेक करना है, बताओ क्या किस चीज़ का फ्रॉड देखना है, क्या हमारा प्रॉब्लम है, क्या वो सब चीज़ें आप पहले समझोगे, देन ओनली तो आप चेकिंग करने जाओगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आप क्लैरिटी लोगे, सारे डाउट्स को अपने हटाने जाओगे, आप मोटिव समझोगे, पर्पस समझोगे, यूटिलिटी समझोगे कि क्या है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट का, फिर अंडरस्टैंडिंग लोगे सारे फैक्ट्स का कि भाई क्या है, क्या इश्यूज़ हैं, वो सब समझिए। फिर उसके बाद आप कॉन्फ्लिक्ट चेक करने जाओगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो जहाँ फ्रॉड चेक करने जा रहा हूँ वो मेरा रिलेटेड पार्टी वाला सिचुएशन हो जाए, तो आपको वो देखने जाना है। इसके बाद जाके आप क्या करोगे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल डू द प्लानिंग, और बेस्ड अपॉन दैट आप अंडरस्टैंडिंग लोगे पूरा इशू का। डन, वो सब कुछ हो गया, समझ लिया। अब समझने के बाद प्लान करने गए थे, तो प्लान करने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग किया। स्टार्टिंग के बाद क्या करते थे, अपने इंगेजमेंट एक्टिविटी कर लिया ऐसा समझ लो। देन उसके बाद अपने क्या करते थे, अपने अंडरस्टैंडिंग लेते थे। अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम क्या करने जाते थे, हम बात करते थे। तो यहाँ पे भी हम नॉलेज लेने जाएंगे, मीटिंग करेंगे क्लाइंट के साथ, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे हम अपना एक प्लान डेवलप करते थे कि हमें क्या काम करना है, ठीक है, तो वो करेंगे। देन उसके बाद जाएंगे और उसके बाद जाके हम क्या करने जाएंगे, हम एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। तो जब हम एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या पर्पस रहेगा, तो हम देखेंगे कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या असेट, पर्सन, कंपनी, और अनदर एक्सपर्ट चाहिए तो वो क्या प्रूफ ऑफ अक्रेंस है कि इवेंट हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ों को हम अच्छे से चेक करने जाएंगे। फिर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे पूरा कि भाई किस टाइप का फ्रॉड है, कैसे हुआ था, कैसे कमिट किया गया, हाउ इट वाज कैरिड आउट, वो सब देखेंगे। फिर हम ऐसे एविडेंस लेने का कोशिश करेंगे जो सफिशिएंट हो, ताकि हम ये प्रूफ कर पाएँ कि भाई ये फ्रॉड किया किसने है, कैसे किया, तो हाउ द फ्रॉड वाज कमिटेड, आइडेंटिटी पता चलनी चाहिए फ्रॉडस्टर की, और द मैकेनिक्स ऑफ द फ्रॉड स्कीम, ठीक है। एज वेल एज हमें अमाउंट भी पता चलना चाहिए कि भाई इसमें कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, ताकि हम उसको जो एविडेंस हो उसको एज अ कोर्ट में यूज़ कर पाएँ प्रॉपर, ठीक है। और एक प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी उसमें डालने रखे, ताकि जब तक हमारा एविडेंस प्रेजेंट ना हो, ताकि पता रहे कि हमने जो एविडेंसेस है वो किसको दे के रखे। जैसे मैंने राम को दिए, राम बोल दिया शाम को दिए, ऐसा नहीं। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि भाई किसके पास वो एविडेंसेस है, ठीक है। ये सब हो गया। जब आप ये एविडेंसेस इकट्ठे करोगे उस टाइम पे उसको अच्छे से एनालाइज करने जाओगे। तो जब एनालाइज करोगे तो आप कुछ स्कीम्स का हेल्प ले सकते हो। जैसे आप देखोगे कितने का लॉस हुआ तो कैलकुलेट करने जाओगे, वो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे प्रॉपर डिस्काउंटिंग रेट को लगा के। उसके बाद आप उसको देखोगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो आप एक समरी बनाने जाओगे। समरी बनाने के लिए आपको चार्ट्स एंड ग्राफ्स का ज़रूरत हो सकता है, तो वो ले सकते हो। उसके बाद आप कंप्यूटराइज एप्लीकेशन का हेल्प ले सकते हो, एक्सेल हुआ, स्प्रेडशीट हुआ, डेटाबेस हुआ, वो सब हेल्प ले सकते हो। इसके बाद आप थोड़े बहुत स्टैट के टूल्स होते हैं जैसे रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो सब कर सकते हो। तो ये सब करके आप क्या करोगे, वो एनालाइज करने जाओगे सब कुछ।
सिचुएशन जो भी थी वो। उसके बाद जाके आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग देने जाना है। जब रिपोर्ट दोगे तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि भाई प्रॉपर रिपोर्ट में आपका लिखा होना चाहिए कि भाई ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है जो मिली थी, ठीक है। फिर आपसे आप जो रिपोर्ट दोगे उसमें आप अपनी फाइंडिंग्स लिखने जाओगे, इन्वेस्टिगेशन की समरी दोगे कि भाई ये एविडेंसेस मिले थे जिसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ठीक है। आप उसको सेक्शन वाइज पूरा रिपोर्ट डालोगे कि भाई ये नेचर है असाइनमेंट का, ये स्कोप था इन्वेस्टिगेशन का, क्या मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन था स्कोप के ऊपर, मेरे क्या फाइंडिंग्स रहे हैं, मेरा क्या ओपिनियन रहा है, ठीक है। कोई ग्राफ्स वगैरह का ज़रूरत है तो वो बताओगे। ये प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे कि भाई फ्रॉड कैसे हुआ, क्या फ्रॉड का स्कीम था, कैसे उन्होंने वो कंडक्ट किया, वो सब बताओगे। एज वेल एज इतना बताने के साथ साथ आप ये भी बताओगे अच्छा ये हो गया, अब इसको अगली बार ना हो उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट भी बताओगे कि आप कंट्रोल्स को कैसे सुधार सकते हो ताकि ये इस टाइप के फ्रॉड्स को रोका जा सके, ठीक है। आपके अंदर अच्छा लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ ये पूरा, ठीक है, जिससे आप समराइज़ कर पाओगे अच्छे से सारे फैक्ट्स वगैरह को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो रिपोर्ट हो वो फैक्ट्स के बेसिस पे हो, आपके ओपिनियन के बेसिस पे ना हो। ये ऑडिट नहीं चल रहा है, ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल डेटा है उसी के ऊपर आपको सारा रिपोर्ट बनाने जाना है, ठीक है। फिर रिपोर्ट दोगे, वो रिपोर्ट आपका लीगल प्रोसीडिंग में काम आ सकता है अगेंस्ट द सस्पेक्ट, और जिसके भी ऊपर आपने ये पूरा डिटेल निकाला है वो सारी चीज़ें, तो वो कोर्ट केस में उसमें हेल्प कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको रिपोर्ट देने जानी है, तो आप शायद अलग अलग काम कर रहे होंगे तो अलग अलग रिपोर्ट्स भी हो सकती है। तो आपको एक इंगेजमेंट दे दिया, उसमें बहुत सारे आपके काम है, तो आप हर इंगेजमेंट के लिए अलग अलग रिपोर्ट दोगे। रिपोर्ट हमेशा रिटर्न में होगी, उसमें लिखा होना चाहिए कि कौन एड्रेस ये इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, जब तक वो परमिटेड ना हो। आप कंटेंट एंड रिपोर्ट का ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, पर हाँ उसमें कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक्सटेंड हो गया, स्कोप हो गया, पर्पस हो गया, लिमिटेशन हो गया, अजम्पशंस हो गए, फैक्ट्स हो गए, एविडेंस हो गए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आप क्लियरली ये बोलने जाओगे कि भाई जो एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या है, कि भाई हमारा ये टाइटल एड्रेस ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है नहीं करना है, स्कोप और ऑब्जेक्टिव, क्या अप्रोच रहा, कैसे वर्क का प्रोसीजर रहा, क्या समरी निकली आपके रिजल्ट की, अगर कोई एक्सपर्ट का हेल्प किया तो उसका रेफरेंस दोगे। बोलोगे कि आपके जो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स, आपने वो फुलफिल करे। आपकी जो फाइंडिंग्स आई आप वो बताओगे, कोई अजम्पशंस लिए, कोई लिमिटेशन था, डिस्क्लेमर था, तो वो बताओगे, और लास्ट में कंक्लूजन दे दोगे, ठीक है। जब भी आप ये करने जाओगे तो ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा डायरेक्ट रिपोर्ट को इशू कर देते हैं। पहले आप डिस्कस करोगे जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं विद दी पर्सन जो भी है जिसने आपको अपॉइंट किया था, ठीक है, ताकि हो सकता है ना कि आपके समझने में कुछ और हो। तो वो फाइंडिंग्स हैं जो आप डिस्कस करने जाओगे बिफोर फाइनलाइजेशन, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आया होगा वो भी आप अपने रिपोर्ट में लिखने जाओगे। इसके बाद एक आप टाइम फ्रेम के अंदर कोशिश करोगे, रीजनेबल जो भी टाइम फ्रेम हो उसके अंदर आप अपना रिपोर्ट दे दोगे, ठीक है। अब इधर एक एक्स्ट्रा में टॉपिक है, दैट इज़ ये हमने अभी जो स्टैंडर्ड्स बोले ना भाई, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स, कि भाई कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ICAI ने पब्लिश करके रखे हैं फॉरेंसिक साइंस के ऊपर, जो फॉलो करने रहते हैं जब हम ये काम कर रहे होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हम मेंटेन कर पाएँ, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ, और एक वो आउटलाइन मैनर की तरह काम कर पाए कि हमें एक ब्रॉड व्यू मिल जाए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है वो। तो इसमें बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं। बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है, की कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, गाइडेंस बताए गए हैं। स्टैंडर्ड्स ले हैं तो किसी को हेल्प करने वाला है तो किसको करेगा, प्रोफेशनल जो वो कंडक्ट करने वाला है अकाउंटिंग। जो यूज़र्स हैं जिसने लेट्स आपको अपॉइंट किया फॉर फॉरेंसिक अकाउंटिंग, तो उनको भी ऐसा होगा ना कि हाँ भाई कुछ है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने रहेंगे, तो उनको भी थोड़ा आपके ऊपर भरोसा ज़्यादा आएगा। देन गवर्नमेंट उनको यूज़ कर सकती है एंड बाकी सब लोग भी इसको यूज़ कर ही सकते हैं। तो एक कुछ नहीं है, जस्ट प्रिंसिपल बेस्ड है, बता दिया है कुछ नॉर्मल अपने कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लेकिन जब आप ये करने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा इसी पे फॉलो करना है, आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना ही है, ठीक है। अगर आप कभी कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो इनको, तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोलता है, कुछ दूसरी चीज़ कोई और बोलता है, या ये FAIS कुछ और बोलता है, तो उसके केस में आप ये मेंशन कर दो कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ को इस कारण से फुलफ़िल नहीं कर पाए। यही सब बात होती है यहाँ पे।